नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स अड्डा पर। मैं सुनील जंगीर आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जिसके अंदर अपन जो अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है साइटोलॉजी का, सेल के बारे में। जो सबसे पहला टॉपिक था जिसकी एक क्लास अपन पहले ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज ये इसकी दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास अपन ने कोशिका की जानकारी ली थी, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा था, कोशिका सिद्धांत क्या होते हैं ये जानकारी ली थी, और आपकी कोशिका के अंदर कितने प्रकार के एलिमेंट्स है, कितने भागों में अपन बांटते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग विभाजन अपन ने देखे थे। और वहां पर अपन ने कोशिका भित्ति को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कोशिका की भित्ति की जो सामान्य जानकारी अपन ने देखी थी वो देख ली थी। अब स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति के आगे की जानकारी, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कोशिका भित्ति की अल्ट्रा जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, परासंरचना है, वो क्या होती है। तो सामान्यतः कोशिका भित्ति जो होगी उसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। एक तो उसके अंदर फाइब्रस तंतु पाए जाते हैं और एक उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, यानी मैट्रिक्स के अंदर तंतु पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि तंतु बनते किसके हैं। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो होता है अपना, तो बहुत सारे 3 से 6,000 ग्लूकोज, यानी ये मोनोसेकेराइड इकाई होती है और ये मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, पॉलीसेकेराइड इकाई का निर्माण करती है। एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करती है। तो 3 से 6,000 ग्लूकोज मिलकर एक सेल्यूलोज बनाने का काम करते हैं, और ऐसे ही 200 सेल्यूलोज आपस में जुड़कर एक मिसेल नाम की संरचना बनाते हैं, और ये ऐसे ही 20 मिसेल जुड़कर एक माइक्रोफाइब्रिल यानी एक लघु तंतु का निर्माण कर लेते हैं, और ऐसे ही 250 लघु तंतु मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, मैक्रोफाइब्रिल या वह तंतु का निर्माण कर देते हैं। और इस वह तंतु के ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आदि का जमाव धीरे धीरे होने लगता है, और कोशिका भित्ति है वो क्या होने लगती है, आपकी थिक या मोटी होने लगती है। तो अगर अपन देखते हैं कि कोशिका भित्ति है, अगर वो मोटी होती है तो उस पर जमाव कितने प्रकार का होता है, तो उस पर दो प्रकार का जमाव होता है, दो रूप में। एक तो वो जो डिपोजिशन होता है वो कणों के रूप में होगा इस तरीके से, जिसको बोलते हैं कणाधान विधि, और दूसरा जो होता है वो आपके स्तर के रूप में, या आप बोल सकते हो कि इसको क्या बोलेंगे, स्तराधान विधि। चाहे तो वो ये वाला पैरेलल के अंदर रहे, चाहे आपका क्या रहे लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत रूप में स्तर के रूप में मिलेगा, चाहे तो इस तरीके से मिले, चाहे आपको क्या मिलेगा हॉरिजॉन्टल या आपका लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों प्रकार से जो आपको मिलता है। अगर बात करते हैं कणाधान विधि, तो ये विधि है इस रूप में, जैसे ही कोशिका भित्ति बनेगी और उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है उस समय होता है ऐसा कणों के रूप में जमाव होना, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन स्तर के रूप में अगर देखें, अगर एक प्रकार का आपका स्थिर है उसके रूप में अगर बनता है तो वो हमेशा कोशिका की ग्रोथ है, सेल ग्रोथ के बाद में ऐसा होता है हमेशा। अब बात करते हैं कि वास्तव में जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन देखें, सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका आपकी ये वाली है और एक कोशिका आपकी ये वाली है। इन दोनों के बीच में पाई जाती है मध्य पटलिका, जिसको मिडल लेमिना बोलते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड के अंदर इसके अंदर रहेगी। इसका काम क्या होता है, चिपकाने का काम करेगी दोनों कोशिकाओं को। अब बारी आती है जो मध्य पटलिका होती है उसी के पास दोनों साइड के अंदर पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, जो सबसे पहले बनती है। और यही प्राइमरी कोशिका भित्ति जो होती है वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है और किस में बदल जाएगी, आपकी द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर, जिसके 1 2 3 तक इस तरह उसके अंदर पाए जाते हैं, 3 तक उसके अंदर लेयर मिलेगी आपको, तो ये पाई जाती है। और इसका मतलब अगर अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ वॉल के अंदर देखें तो उसके अंदर मध्य पटलिका होती है, आपकी मिडल लेमिना होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, प्राइमरी सेल वॉल उसके अंदर देखेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे, और जो आपकी तृतीयक सेल वॉल होती है, टर्शियरी सेल वॉल होती है, ये इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे, जो बहुत ही कम पादपों के अंदर यानी ये रेयर प्रकार की पाई जाती है। अधिकांश जो आपकी मिलेगी वो प्राथमिक और तृतीय कोशिका भित्ति ही पादपों के अंदर पाई जाती है। कुछ पादपों में रेयर प्रकार की होती है तृतीय कोशिका भित्ति, इसकी जानकारी अपन लेते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला पार्ट आता है इसके अंदर आपका मध्य पटलिका, मिडल लेमिना। तो यहाँ पे अपन ने देखा था लास्ट जो अपना पॉइंट था उसके अंदर भी अपन ने देखा था कि दो कोशिका भित्तियां जो होती है उनके बीच के अंदर पाए जाने का काम किसका होता है, मध्य पटलिका का। ये मध्य पटलिका यहाँ पे पाई जाती है, मिडल लेमिना। इसका काम होता है दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का,
ये दोनों कोशिका के बीच सीमेंट का काम करती है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। थोड़ी सी कठोर और चिपचिपी प्रकार की होती है, इसी कारण ये पादपों को अपन बोल सकते हैं कि यांत्रिक सहारा जो मिलता है उनको, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, वो किसके कारण मिलता है आपका भाई, मध्य पटलिका के कारण। किसकी बनी होती है, तो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट पाया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पे आपको कच्चे फलों के अंदर कठोर होने का कारण क्या है उनका, तो कच्चे फलों के अंदर कठोरता है वो किसके कारण पाई जाती है, मध्य पटलिका का। लेकिन जैसे ही फल है वो पकना स्टार्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो उसके अंदर मध्य पटलिका घुल जाती है, जिसके कारण पके हुए फल है वो क्या हो जाएंगे, आपके मुलायम प्रकार के हो जाते हैं। अब दूसरी बात आती है इसमें, दूसरी जो प्राथमिक सेल वॉल है जो अपने पढ़ी थी, मध्य पटलिका के जो पास वाली ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है आपकी, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, तो आपसे पूछ रहे तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन की बनी हुई होती है। इसके अंदर सेलुलोज की मात्रा मिलेगी आपको थोड़ी ज्यादा, तो उसकी बनी होती है, पतली होती है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है, प्रत्यास्थता का गुण है वो इसके अंदर मिलेगा। काम क्या करती है, कोशिका के अंदर वाले जितने भी ऑर्गन है या आंतरिक अंग जो भी कोशिका के अंदर, उनकी क्या करती है, ये सहायता, उनकी रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी आपकी, ठीक है। इसके अंदर की तरफ पाई जाती है द्वितीयक कोशिका भित्ति, जो सामान्यतः मोटी मिलेगी आपको। क्यों मोटी होती है, क्योंकि इसकी 3 परतें पाई जाती हैं। जो इसकी बाह्य भित्ति होती है, एक मध्य होती है, एक आंतरिक होती है, मिडल होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल लेयर पाई जाती है। 3 लेयर पाई जाती है। इन तीनों लेयरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, आपका पेक्टिन होता है, क्यूटिन होता है, सुबेरिन होता है, लिग्निन होता है, इन या और भी कोई आपके खनिज वगैरह हैं, तो इनका जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति है, जो द्वितीय कोशिका भित्ति है, वो आकार में क्या हो जाएगी, थोड़ी आपकी मोटी हो जाती है। तो इस स्थिति को बोलते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, मोटा हो जाना, यानी थिकनेस जो होती है उसको स्थूलन बोलते हैं, कि स्थूलन इनके अंदर पाया जाता है। और स्थूलन का कारण क्या होता है, इनके अंदर पेक्टिन, लिग्निन आदि का जमाव होना, वो देखेंगे अपन कितने प्रकार का होगा, किस तरीके से होता है, किन किन जमाव होगा, वो अपन देखते हैं आगे। इसके अंदर क्या है, प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की ओर पाई जाती है। हाँ जी, प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की तरफ मिलेगी आपको 3 परतें होंगी इसकी, S1, S2, S3, यानी सेकेंडरी जो आपकी एक्सटर्नल होती है, फिर इसके मध्य के अंदर मिडल होगी, फिर इंटरनल हो जाएगी। 3 लेयर इसके अंदर होती है, मोटी होती है, प्रत्यास्थ प्रकार की होगी। इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति की तरह। इसमें प्रत्यास्थता मिलेगी आपको, लेकिन इसके अंदर प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है, मोटी होती है। लेकिन एक बात ध्यान में ये रखना है कि ये पाई किसमें नहीं जाती, जो आपकी विभज्योतक की कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर ये आपकी नहीं पाई जाएगी। तो वो आपको याद ध्यान रखना ये वाली बात, क्योंकि उसके अंदर कोशिका का निर्माण होता रहता है लगातार। इसमें समांतर जो आपका समसूत्री विभाजन है वो चलता रहेगा, जिसके कारण क्या है, जैसे जैसे कोशिकाएं बनती जाएंगी वैसे वैसे आगे चलती रहेगी। उसके अंदर केवल मध्य पटलिका या प्राइमरी सेल वॉल है, उसी का ही निर्माण हो पाता है, और वो धीरे धीरे क्या आगे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे ये जो आपका विभज्योतक कोशिकाएं हैं वो किसके अंदर बदल जाती है, स्थायी ऊतकों के अंदर बदलना शुरू हो जाती है। उसके बाद में सेकेंडरी जो वॉल है उसका निर्माण होना शुरू होगा। इसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज है, इसके ऊपर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लिग्निन है, सुबेरिन है, आपका पेक्टिन आदि का इसके ऊपर क्या रहेगा, जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी बनी होती है। चौथा आपका है तृतीय कोशिका भित्ति या टर्सरी सेल वॉल। ये बहुत ही रेयर प्रकार की होती है, अधिकांश पादपों के अंदर पाई नहीं जाएगी आपकी, अधिकांश पादपों में। लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं, जिनको अनावर्त बीज अपन बोलते हैं, जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाए जाते, जिम्नोस्पर्म जो होंगे आपके, उनके अंदर अगर देखें तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, जाइलम वाहिकाएं जो होती है, जाइलम ट्रेकिड्स जो होती हैं, उनके अंदर ये बनी होती है। और बनी किसकी होगी, तो ये जाइलिन की बनी होगी आपकी, ये जाइलिन की बनी हुई होती है। तृतीय कोशिका भित्ति जो रेयर प्रकार की होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि जो आपकी द्वितीय कोशिका भित्ति है, इसके अंदर जो डिपोजिशन स्थूलन होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ दोस्तों देखिए, कोशिका में स्थूलन की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो जमाव होता है द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर, क्योंकि अपन ये पढ़ा है कि जो ये स्थूलन होगा वो हमेशा किसके अंदर रहेगा, द्वितीय कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। सबसे पहला इसके अंदर आता है लिग्निफिकेशन, लिग्नी भवन, यानी जब कोशिका भित्ति के अंदर लिग्निन का जमाव होना शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि लिग्निन जब जमाव होना शुरू होगा तो लिग्निन है वो एक प्रकार से जल के प्रति अपारगम्य हो जाता है, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अपारगम्य हो जाएगा, जिससे सेल वॉल है वो डेड हो जाएगी एकदम से प्योर रूप से, और किसी भी कोशिका से जीव द्रव्य को दूसरी कोशिका के अंदर आने नहीं देगी, जिसके कारण क्या धीरे धीरे कोशिका भी डेड हो जाती है और उत्तक है वो दृढ़ प्रकार के हो जाएंगे, कठोर उत्तकों के अंदर आप बोल सकते हो। देखिए लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है इसके अंदर लिग्निफिकेशन में। दूसरा क्या है, लिग्निन के लिए, लिग्निन क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य, टेम्परमेबल मिलेगी आपको वाटर के लिए, वाटर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। दृढ़ उत्तक में यानी आपके जो स्क्लेन काइमा होता है उसके अंदर क्या है ये पाया जाता है, और इसमें जमाव सेल वॉल मर्त हो जाएगी। इसका जैसे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है सेल वॉल मर्त हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी सेल है वो डेड आपकी हो जाएगी। सेल वॉल तो वैसे भी डेड होती है आपकी, लेकिन धीरे धीरे क्या पूरी सेल है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि लिग्निन का जमाव होता कितने प्रकार से। एक तो होता सिंपल प्रकार का होता है जो प्रोटोजाइलम, जिसको आप प्राइमरी जाइलम के रूप से जानते हो, उसके अंदर पाया जाता है डिपोजिशन, जिसमें या तो सर्पिलाकार होगा इस तरीके से, या क्या होगा वलय के रूप में, सर्कल के रूप में, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ आप बोल सकते हो कई बार क्या होता है जटिल प्रकार का मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स प्रकार का, इसके अंदर क्या मिलेगी, थिकनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, जमाव डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा किसके अंदर होता है, सेकेंडरी या मेटा जाइलम के अंदर ऐसा होता है। तो ऐसा जाइलम के अंदर या कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसमें ऐसे लग रहा है कि सीडी के रूप में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं सीडी नुमा, या जाल के रूप में इस तरीके से होता है उसको जालिकावत। लेकिन कई बार क्या होता है कि सभी जगह जाइलम जो आपका लिग्निन है उसका जमाव एकदम बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर छेद या गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं, और उन गड्ढों को क्या बोलते हैं अपन, गर्त या पिट के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके एक तो सिंपल पिट होते हैं और एक आपके कौन से होते हैं, इसमें प्रीवेसिड या बॉर्डर पिट बन जाते हैं। अब ये सिंपल पिट और बॉर्डर पिट होते क्या है, तो इनके बारे में देखते हैं कि पिट है ये बनते कब है, गर्त बनेंगे कब, जब इनके ऊपर लिग्निन का जमाव एक जैसा नहीं होगा, और एक जैसा लिग्निन का जमाव नहीं होगा तब बीच बीच में क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। और इन्हीं गड्ढों के कारण क्या होता है, कोशिका द्रव्य एक दूसरे के क्या रहेगा, संपर्क में रहना स्टार्ट कर देता है। अगर यहाँ पे अगर लिग्निन का जमाव हो रहा, अपने पढ़ा था कि लिग्निन जल के लिए अपारगम्य हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे लिग्निन का जमाव ही नहीं होता है, तो आपकी एक कोशिका जो भित्ति है और दूसरी कोशिका जो भित्ति है, इन दोनों कोशिका भित्ति के बीच में एक गर्त या गड्ढा है वो बन जाता है, और इस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है आपका साइटोप्लाज्म और इस कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, संपर्क में रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये होते हैं। तो होते कितने प्रकार के पिट, एक तो होता है सरल पिट, सिंपल पिट। सिंपल पिट क्या होता है, इसका व्यास पूरी लंबाई में एक जैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से कोशिका जो आपकी है, ये वाली कोशिका भित्ति है और ये वाली कोशिका भित्ति है, दोनों की अलग अलग कोशिकाएं भित्ति है, बीच में मध्य पटलिका है आपकी, इन दोनों के बीच में जो व्यास है वो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा आपको। दूसरे होते हैं इसमें प्रीवेसिड या जिसको अपन बोलते हैं बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं कि अंदर से ये कम व्यास के होंगे, लेकिन जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे, मध्य पटलिका की तरफ आएंगे, यानी बीच में जो मध्य पटलिका इधर जब आएंगे तो ये क्या काम करेंगे, ये व्यास है इनका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, व्यास इनका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है और इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर्ड पिट। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये कि दोनों बॉर्डर्ड के पिट में सुबेरिन है उसका जवाब हो जाता है, और ये सुबेरिन है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे टोरस के रूप में जाना जाता है। ये टोरस के रूप में जाना जाता है। टोरस होता क्या है, तो दो बॉर्डर्ड पिट के बीच में पाए जाने वाला सुबेरिन का जो जमाव होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे टोरस कहा जाता है। और ये टोरस है एक तरीके से क्या वाल का काम करता है, इसके अंदर वाल की तरह इधर से इधर वाल के बीच में लग जाता है, तो वाल की तरह काम करता है। कई बार क्या होता है कि डिपोजिशन अलग अलग प्रकार का होता है, जिसके कारण एक साइड में बॉर्डर्ड पिट रह जाता है, एक साइड में सिंपल पिट रह जाते हैं। ऐसे पिट को क्या बोलते हैं, अर्ध परिवेशित गिर्द, सीमी बॉर्डर्ड पिट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक और तो इसमें सरल रहेगा और दूसरी ओर इसमें कैसा बन जाएगा आपका प्रीवेसित या बॉर्डर्ड पिट बन जाएगा। ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, एक साइड में बॉर्डर्ड पिट बन रहा है और दूसरी साइड में कैसा बन रहा है आपका सरल या सिंपल पिट बन रहा है। ये जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, एग्जांपल अगर दें तो बॉर्डर्ड पिट अगर जहां पर भी आता है ये किसके अंदर बनेंगे, आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म आपका होगा उन पादपों के अंदर ऐसे पाए जाते हैं। बाकी के सिंपल पिट है वो सभी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये विशेष प्रकार के जिम्नोस्पर्म के अंदर बॉर्डर्ड या सेमी बॉर्डर्ड पिट है वो पाए जाते हैं।
अगला अपन देखते हैं इसके अंदर लिग्निन का हो गया, अभी देखते हैं अपन इसके अंदर सुबेरिन है, पेक्टिन है, इनका जमाव क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं अभी। हाँ दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है, दूसरा भाग जो इसके अंदर है वह पेक्टिन के जमाव के कारण। और पेक्टिन क्या होता है, जल के लिए पारगम्य होता है, और जल के लिए पारगम्य होने के कारण क्या होता है, एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल के अंदर क्या जाएगा, पानी चला जाता है, जिसके कारण वो टिश्यू जो होंगे वो डैमेज नहीं होते, वो डेड नहीं होंगे। और इसका जमाव है, इस प्रकार का जो जमाव है किसके अंदर मिलेगा आपको, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा जो आपका होता है उसके अंदर ऐसा जमाव पाया जाता है, जिसके अंदर ऊतक डेड नहीं होती। इसीलिए स्थूल कोण ऊतक को क्या कहा जाता है, जीवित यांत्रिक ऊतक, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के रूप में जाना जाता है। अगला इसमें आता है सुबेरिन का जमाव जो होता है, सुबेरिजेशन बोलते हैं जिसको। सुबेरिन पदार्थ का जमाव जब हो जाएगा, लेकिन सुबेरिन भी पदार्थ है, वो जल के लिए कैसा होता है आपका, अपारगम्य होता है, और जिसके कारण टिश्यू क्या हो जाएंगे इसके अंदर, डेड हो जाते हैं। और टिश्यू जैसे डेड हो जाएंगे, इसके अंदर ऐसा जमाव है वो किसके अंदर मिलेगा आपका, जो कोरक की भित्तियां होती है, कोरक भित्ति का जो अगर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर किसका जमाव होगा आपका, सुबेरिन का जमाव होना शुरू हो जाता है। चौथा आपका आता है क्यूटीन, जो आपका क्यूटीकरण होता है, क्यूटिनाइजेशन जो बोलते हैं इसको, क्यूटीकरण, क्यूटीन का जमाव होता है। और क्यूटीन कहाँ होता है, आपके शुष्कोद्भिद या अपन जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आप देखोगे कि जो उसकी जो इसकी वो आपकी पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर एक मोटी भित्ति, एक चिकनी भित्ति है वो जमा हो जाती है। और ये क्या होती है, ये भित्ति अगर पत्तियों पर जमा हो जाएगी तो इसका मतलब इसको ये क्या काम करेगी, जल को अपारगम्य होती है। आपको पता है कि क्यूटीन है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, और जल के लिए अपारगम्य होगी तो पत्तियों के ऊपर चिपकने के कारण वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, रंध्रों के खोलने या बंद होने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी, आपका वेपोराइजेशन नहीं हो पाएगा इसके अंदर, तो वो इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो क्यूटीन होता है, इसका जमाव केवल तने या पत्तियों पर, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि पादप के जो वायुवीय भाग होंगे, वायुवीय भाग है उसी के ऊपर मिलेगा आपको। इसके अंदर कहा नहीं पाया जाता, जड़ के अंदर अगर बोल दे तो क्यूटीकरण नहीं होता है, इसका भाव पाया जाता, जड़ के ऊपर नहीं मिलेगा, अंदर की तरफ आपको नहीं मिलेगा, केवल उसकी ऊपरी सतह के ऊपर मिलेगा आपको क्यूटीन का जमाव। अगला आता है इसके अंदर श्लेष्मा, तो श्लेष्मा या म्यूकस अपन बोलते हैं। तो म्यूकस क्या होती है, जल के लिए क्या होती है, जल को अपने पास रहने नहीं देती, यानी जल के लिए क्या हो सकती है, जल के लिए वैरागी का काम करती है आपके ना, हाइड्रोफोबिक प्रकृति की होती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी को अंदर आने नहीं देती, टच नहीं होने देती है, जिसके कारण ऐसे इसमें ये ऐसा जमाव किन पादपों के अंदर मिलेगा, जो आपके हाइड्रोफाइट होते हैं, जलीय पादप जो होते हैं उनके ऊपर मिलेगा, जो उसको गलने नहीं देंगे। पानी के अंदर क्या है, जलीय पादपों को गलने से क्या करता है, बचाता है, या ऐसे पादप जिनको ज्यादा मात्रा के अंदर अगर पानी की आवश्यकता होती है तो उनको गलने से बचाने का काम करता है। एग्जाम्पल आप हाइड्रोफाइट बोल सकते हैं, या भिंडी है, अरबी है, कटहल है, इनके अंदर क्या मिलेगा, श्लेष्मा का जमाव मिलेगा। अगला आता है इसके अंदर जो आपका सिलिका होती है, सिलिका का जमा होता है, जो आपके सेवाल होते हैं, छोटे जो डायटम्स होते हैं, जिनको आप फोटो रिसेप्शन आपका फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, या आप बोल सकते हो जलीय पादपों के अंदर अगर बोले, जलीय तंत्र के अंदर अगर उपपादक की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो उसके अंदर डायटम्स आते हैं, आपकी एक छोटी शैवाल होती है, तो इनके अंदर सिलिका का जमाव होता है। घास वगैरह जो होते हैं उनके अंदर सिलिका है, उसका जमाव पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, या इक्विशिटम जो आप टेरिडोफाइटा के अंदर बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, सिलिका का जमाव पाया जाता है। ऐसे ही पादपों की कोशिका भित्ति में अलग अलग प्रकार के जमाव होकर उसको मोटा बनाने का काम करते हैं। खनिज आपके होते हैं, इनका जमा होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अंगूर के गुच्छों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, टमाटर के अंदर है, सिट्रिक एसिड है, जैसे नींबू के अंदर है, इन एसिड का जमा होना शुरू हो जाता है, जो उनके अंदर विशेष प्रकार के जो उनके स्वाद है उनके लिए उत्तरदायी होता है। तो अलग अलग प्रकार के जितने भी अपन ने 8 प्रकार पढ़े हैं, जो आपके कोशिका जो भित्ति है उसके अंदर जमाव होने के कारण उसकी मोटाई को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ये आपकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके बारे में है। अब आता है कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका झिल्ली, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और क्या इसकी संरचना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फंक्शन क्या होंगे सेल वॉल के। देखिए सेल वॉल के फंक्शन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि वो कठोर होती है, तो ये क्या काम करेगी, एक तो बाह्य आघात अगर किसी भी पादप को होगा,
या किसी भी कोशिका को अगर बाहरी आघात पहुंचता है तो उससे रक्षा करने का काम करती है। एक उससे कोशिका की शेप और साइज निश्चित बनाने का काम करेगी। एक क्या करती है, यांत्रिक शक्ति उसको या यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रदान करने का काम करती है। और क्या काम करती है, और काम करेगी आपकी जो कोशिका होती है उसकी आंतरिक और बाह्य, एक्सटर्नल और इंटरनल जो प्रेशर होता है उसको आपस में मेंटेन करने का काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। ये दोस्तों अपना सेल वॉल खत्म होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो इसका ऑर्गेनेल्स है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम देने वाले वैज्ञानिक है क्रेमर और नेगली। ज्यादातर एग्जाम के अंदर नेगली का नाम आता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना कि कोशिका झिल्ली नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, नेगली या क्रेमर। इसी को प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा लेमा अगर नाम आता है किसी ने दिया था तो वो देने वाले व्यक्ति कौन है, पॉवल। पॉवल नाम के व्यक्ति जो है फ्लोर, इन्होंने ये नाम दिया था कि कोशिका झिल्ली को क्या बोलते, प्लाज्मोलेमा कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी जो यांत्रिक, इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है, इसकी जो स्थिति कैसी होती है। तो सामान्यतः जीवित प्रकार की कोशिका होती है जो इलास्टिक इसमें पायता प्रत्यास्थता का गुण दर्शाएगी और ये चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। सिलेक्टिव जो परमेबिलिटी है वो दर्शाई जाती है इसके द्वारा कि कौन से जो न्यूट्रिएंट है, कौन से पदार्थ है, कौन सा आपका पदार्थ होगा उसको अंदर लेना है, किस पदार्थ को उसको बाहर निकालना, तो उसके लिए क्या करती है, चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। वास्ट सामान्यतः पतली प्रकार की होती है, लगभग 70 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी आपकी मोटाई मिलेगी इसकी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ये इसका जो केमिकल जो इसका कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संगठन जो इसका है वो बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है ज्यादातर इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन। सामान्यतः अधिकतम मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानव के द्वारा जो खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उन्हीं से मिलकर क्या बनती है आपकी कोशिका झिल्ली बनती है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन है वो 60 से 70% मात्रा के अंदर पाया जाता है, और जो फास्फोलिपिड है वो आपको मिलेगा 30 से 40%। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही अलग प्रकार का कार्य करता है कोशिका झिल्ली के अंदर। ये क्या काम करता है, रिकॉग्निशन, लेकिन बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण काम होता है यहाँ पे। ये क्या काम करता है, पहचान करने का काम, रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है। किसी भी कोशिका है, मान लीजिए एक ऑर्गन की कोशिका किसी दूसरे ऑर्गन की अगर कोशिका में अपन डाल देते, दोनों कोशिका के बीच में पहचान करने का काम किसका होता है, सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि किडनी के अगर सेल है, आप लीवर में अगर डालना चाहते हैं तो वो नहीं डलेगी। क्यों, क्योंकि उसकी कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और किडनी की कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करेगा, उसकी पहचान कर लेगा, और पहचान कर जाने पर वो क्या करेगा, उस कोशिका को वहां पे रहने नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है या लिपिड है ये किस रूप में मिलती है, तो ये किसके रूप में पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है और ग्लाइकोलिपिड के रूप में ये मिलती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली होती कैसी है। इसके अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। अब अपन उस मॉडल के बारे में जानकारी लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली है उसके बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए थे अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके अंदर आपके जो डेविसन आते हैं, रॉबर्टसन आते हैं, निकोलसन आते हैं, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अपना मॉडल दिया था कि कोशिका झिल्ली कैसी बनी होती है। तो उनमें से सबसे पहला मॉडल आता है आपका सैंडविच मॉडल, या इसी को क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय मॉडल बोलते हैं। इसको त्रिस्तरीय क्यों बोलते हैं, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं कि जिस तरीके से सैंडविच पाया जाता है आपका ऊपर की तरफ, इसमें क्या होता है, सैंडविच के अंदर ब्रेड होता है आपका, ऊपर ब्रेड होता है, बीच के अंदर इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, देखिए ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्रेड मिलेगा, बीच के अंदर आपको इसके अंदर जो इसका जो मसाला वगैरह है वो मिलेगा, ऊपर नीचे ब्रेड है, बीच में क्या होगा इसका मसाला जो भी होता है। यानी एक 1 और 2 और 3 एक 3 लेयर वाली एक संरचना बनती है। इसी प्रकार से इस मॉडल के बारे में बताया गया था। इस मॉडल के अंदर 3 संरचनाएं पाई जाती हैं।
कि भाई ऊपर की तरफ इसमें प्रोटीन होता है और नीचे की तरफ प्रोटीन है। ये वाला जो है आपका ये प्रोटीन है और ऊपर वाला भी क्या होगा आपका प्रोटीन होगा इसके अंदर, और जो बीच वाला पार्ट होगा वो इसके अंदर किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या कहा गया था, त्रिस्तरीय मॉडल कहा जाता है। इसी मॉडल को क्या बोलते हैं, पीएलपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन, ऊपर की तरफ प्रोटीन है, नीचे की तरफ प्रोटीन है और बीच में क्या है, लिपिड का जो भाग है वो वाला पाया जाता है। यहाँ पे अगर अपन देखें ये मॉडल देने वाले व्यक्ति यानी खोजकर्ता है, इसके निर्देशक की अगर बात आती है तो वो कौन होंगे, यहाँ तो डेविसन या डेनियली, ये नाम आपको एग्जाम में मिल जाएगा। डेविसन एंड डेनियली ने कौन सा मॉडल दिया था, तो वो कौन सा मॉडल था आपका, सैंडविच मॉडल है या त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे देखते हैं इसके अंदर कि इसकी जो मोटाई है वो लगभग पाई जाती है आपकी 75 एंगस्ट्रॉम के अंदर, जिसके अंदर 20 और 20 एंगस्ट्रॉम के आपके क्या मिलेंगे, आपको दोनों के दोनों प्रोटीन की जो लेयर है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों की दोनों 20-20 एंगस्ट्रॉम की मिलती है, और बीच में जो फास्फोलिपिड होता है ये मिलेगा आपको 35 एंगस्ट्रॉम का। यहाँ पर ये जो फास्फोलिपिड के दोनों जो ये आपके पार्ट है, ये दोनों पूंछ के द्वारा यहाँ पे एक बंध बनता है। आपका कौन सा बंध होगा, इसके अंदर होगा आपका वांडर वाल्स, विशेष प्रकार का जो आपका रासायनिक बंध होता है वांडर वाल्स, उस बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये फास्फोलिपिड का जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय शीर्ष जो होता है वो प्रोटीन के साथ कौन से बंध के द्वारा जुड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा बंध, एच बॉन्ड है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो इसका मतलब फास्फोलिपिड, इसके दो पार्ट हो गए यहाँ पे, इसीलिए फास्फोलिपिड को क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि दो तरीके की ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका जो एक पार्ट होता है, जैसे ये वाला अपन लेते हैं किसके, फास्फोलिपिड का एक पार्ट, तो ये वाला जो इसका शीर्ष पार्ट होगा, इसका हेड जो होता है ये किसके रूप में होता है, ये ध्रुवीय पार्ट के रूप में जाना जाता है, जो क्या होता है, जल स्नेही हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही भाग होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, बंध कौन सा रहता है इनके बीच में, हाइड्रोजन या आयनिक बंध इनके अंदर पाया जाता है। जबकि दूसरा भाग जो होता है आपका अध्रुवीय या पुच्छ भाग, जो इसका नीचे वाला टेल पार्ट होता है, वो क्या होता है इसके अंदर, वो जल विरागी होता है, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट मिलेगा आपको। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट आपस के अंदर किसके द्वारा जुड़े हुए मिलेंगे, वांडर वाल्स बंध के द्वारा जुड़े हुए मिलते हैं। ये कोशिका झिल्ली का पहला मॉडल आता है। अभी अपन देखते हैं दूसरा और तीसरा मॉडल क्या क्या है उसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, दूसरा मॉडल इसके अंदर आता है आपका इकाई कला प्रतिरूप या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखो यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसी झिल्ली, यानी ये बताने वाले जो रॉबर्टसन थे, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग होंगे या जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सब की झिल्ली एक जैसी होगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोले कि भाई कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर केवल एक स्तर वाली यूनिट मेम्ब्रेन आपकी मिलती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें द्विस्तर की मिलती है, कुछ ऐसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो कैसी होती है आपकी त्रिस्तरीय भी हो सकती है। तो जिसके कारण ये मॉडल है वो प्रचलन में नहीं रहा। इससे पहले वाला जो मॉडल था आपका सैंडविच मॉडल, उस मॉडल के अंदर क्या था कि जो पदार्थों की पारगम्यता होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होगी, लेकिन वो मॉडल है उस झिल्ली की क्या नहीं बता पाया, प्रत्यास्थता और पारगम्यता या परागम्यता के बारे में नहीं बता पाए। इसका मतलब जो ऊपर वाले दोनों के दोनों मॉडल है वो क्या कर दिए गए थे, आपके नकारे गए थे। क्योंकि ये मॉडल है जो इकाई कला प्रतिरूप है, इसके अनुसार सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होंगी उनकी कोशिका झिल्ली या जो कोशिका होंगी उनकी जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन जहां पर भी नाम आता है, कोई भी झिल्ली होगी वो एक जैसी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके कारण पहले वाले दोनों मॉडल आपके हटा दिए गए हैं, सैंडविच मॉडल और आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिर आपका तीसरा मॉडल आता है जिसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये देने वाले जो थे सिंगर और निकोलसन। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ जो मॉडल माना जाता है, जो उन्नत प्रकार का मॉडल है या सर्वश्रेष्ठ मॉडल अगर आप जिसको बोल सकते हैं, तो वो मॉडल कौन सा आपका तरल मोज़ेक मॉडल। इसके अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो फास्फोलिपिड होता है वो एक समुद्र की भांति काम करता है, यानी तरल के रूप में पाया जाता है। और उसके अंदर जितने भी प्रोटीन होंगे आपके वो क्या होते हैं, इसके अंदर डूबे हुए रहेंगे। जिस प्रकार समुद्र के अंदर जो बर्फ के टुकड़े डूबे हुए रहते हैं, तो उसी प्रकार फास्फोलिपिड के अंदर क्या डूबे हुए मिलेंगे आपको, प्रोटीन के जो खंड है वो डूबे हुए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो प्लाज्मा झिल्ली जो मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है, अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइडिक प्रकार की मानी जाती है, यानी पूर्ण रूप से तरल भी नहीं है तो पूर्ण रूप से अपारगम्य ठोस के रूप में भी नहीं है, अर्ध तरल के रूप में ये मानी जाती है। अगर यहाँ पे अपन देखें तो फास्फोलिपिड है और क्या है, इसमें आंतरिक प्रोटीन है। दो चीजें इसके अंदर पाई जाती है। जो फास्फोलिपिड होता है वो तो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली को क्या प्रदान करता है, तरलता, यानी उसको फ्लूइड जो उसकी कैपेसिटी है, फ्लूइडिक जो उसके अंदर उसकी कैपेसिटी वो बनाने का काम करता है। जबकि जो आंतरिक प्रोटीन जो उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर डूबे हुए प्रोटीन वो किसकी भांति काम करते हैं, मोज़ेक मॉडल के रूप में पाए जाते हैं। अगर अपन देखें जो आपका मॉडल दिया गया था वो लगभग इस प्रकार का दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये दोनों के दोनों सिरे वो फास्फोलिपिड के हैं आपके, जिसके अंदर अपन ने पहले वाले मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जो फास्फोलिपिड होता है उसके दो पार्ट होंगे। ये आपका जो ऊपर वाला भाग होता है ध्रुवीय होता है, नीचे वाला क्या होगा आपका अध्रुवीय भाग होगा, जो एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है आपका। जो हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं वान डेर वाल्स बंध के द्वारा, और हाइड्रोफिलिक आपके जो आपका हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होगा वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा प्रोटीन से जुड़े हुए थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन है वो दो प्रकार से पाई जाती है। अगर देखें तो एक तो उसके अंदर पाया जाता है कि ऊपर की सतह पर, ऊपर वाली सतह या नीचे वाली सतह पर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सतही या परिधीय प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। एक्सटेंसिक जो आपकी एक्सटेंसिक जो प्रकार की प्रोटीन होती है वो ये होती है, जिसकी अपन बोले तो ये लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, आपकी 30% इसकी मात्रा होती है। इस प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी अगर आपसे बोले कि परिधीय प्रोटीन है तो इनमें से कौन सी प्रोटीन आसानी से अलग हो सकती है, तो कौन सी होगी आपकी ये वाली। इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से पृथक है, आसानी से पृथक किया जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर देखें दूसरे प्रकार की प्रोटीन है जो फास्फोलिपिड के अंदर धसी हुई पाई जाती है, तो धसी हुई प्रोटीन है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक नाम से जानी जाती है। जो इंट्रिंसिक जो होती है ये क्या करती है, आपके फास्फोलिपिड के अंदर धसी हुई होती है और ये लगभग कितनी पाई जाती है, आपकी 70% प्रोटीन का हिस्सा इसी के अंदर होता है। और इसे आप आसानी से क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बारे में अगर अपन लिखें, इसे क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक विशेष प्रकार का जो मॉडल आपको दिया गया था। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो दोनों के दोनों स्तर के बीच में एक टनल का निर्माण कर देती हैं, एक छेद या एक छिद्र का निर्माण कर देती हैं। इसीलिए इस प्रोटीन जो ये प्रकार आपको दिखाई दे रहा है इसको टनल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसी टनल प्रोटीन से जो पदार्थों का आवागमन है वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक बात देखें तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रोटीन चला जाए, ये कभी भी नहीं होता। इसे ये जो मॉडल है इसका जो ये खास बात क्या है कि यहां से एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो ये बात आप लिख सकते हो कि एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रोटीन का स्थानांतरण संभव नहीं है। तो यहां पर ये होगा कि इस पार्ट के अंदर प्रोटीन है तो वो इसी में रहेगी और इस पार्ट के अंदर तो इसी के अंदर रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये वाली प्रोटीन इधर से निकलकर ऊपर वाले में चले जाए, ऊपर वाली प्रोटीन निकल के इधर आ जाए, ये ऐसी गति इसके अंदर संभव कभी नहीं होती है। तो ये आपका एक मॉडल दिया गया है जो किससे बनता है, फास्फोलिपिड और आपके प्रोटीन से मिलकर बनता है। अगर अपन बोले तो इसके अंदर जो प्रोटीन जो पार्ट होता है ये लगभग कितना प्रतिशत होता है आपका, 60% पार्ट जो होता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो किसका होगा, प्रोटीन का। और जो अपन ने देखा था कि फास्फोलिपिड है वो कितना प्रतिशत पार्ट होगा इसके अंदर, 40% पार्ट है वो फास्फोलिपिड का इसके अंदर पाया जाता है। तो ये एक आपका जो कोशिका झिल्ली का सर्वश्रेष्ठ मॉडल जो दिया जाता है तरल मोज़ेक मॉडल वो है, ठीक है। ये आपके कोशिका झिल्ली के मॉडल खत्म होते हैं। अब अपन देखेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है या पारगम्यता के आधार पे कोशिका झिल्ली कितने प्रकार की होती है। अगर झिल्लियों के प्रकार अगर अपन देखें
कि कोई पारगम्य होती है, कोई अर्ध पारगम्य होती है, कोई अपारगम्य होती है। आपकी सारी की सारी जो झिल्लियां उनके प्रकार देखते हैं और इसके कार्य देखते हैं। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं जो झिल्लियां होती है मेम्ब्रेन, वो होते कितने प्रकार की हैं। तो वो अपन देखते हैं कि 3 प्रकार की आपको मिलेंगी। सबसे पहली होती है जो जिसके अंदर से किसी भी पदार्थ का आवागमन हो सकता है। वो कौन सी होगी आपकी, प्रेमेबल या पारगम्य। जो विलेय और विलायक दोनों के कण हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट या गति कर सकते हैं। जैसे आपकी सेल वॉल जो होती है, जिसके अंदर अपन ने पढ़े थे, क्या पाए जाते हैं उसके अंदर, गर्त या पिट्स जो पाए जाते हैं आपके, वो उसके अंदर मिलेंगे। जो सिंपल पिट थे आपके, और एक कौन सा पिट था इसके अंदर, बॉर्डर्ड पिट, जो अपन ने पढ़े थे, इस तरीके के पाए जाते हैं। तो ये आपके पिट मिलते हैं जो पदार्थों के लिए पारगम्यता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरी होती है जो अपारगम्य होती है। ये कारण क्या होता है, लिग्निन का जब जमाव हो जाएगा पूर्ण रूप से, और जब सुबेरिन है डिपोजिशन हो जाएगा उसका, तो जिसके कारण क्या होती है कि ये जल के प्रति अपारगम्य, सभी पदार्थों के प्रति क्या होंगी, अपारगम्य हो जाएंगी, और वो सेल्स है वो क्या होंगी, डेड हो जाएंगी। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो किसकी वॉल की बात आती है, कॉर्क की जो वॉल आती है उसके अंदर है, जिसके अंदर विलेय और विलायक दोनों के कण क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, गति नहीं दर्शाएंगे आपके। तीसरी आती है इसके अंदर अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल, जो क्या करती है, जो निर्धारित करती है किसकी पारगम्यता होनी है किसकी नहीं होनी है। तो उसके अंदर आती है, तो ये केवल किसको करती है, विलाय के कणों का क्या कर सकती है, गमन। लेकिन विलेय के कणों का इसके अंदर क्या नहीं होता, गमन नहीं होता। केवल विलाय के कणों के द्वारा इसके अंदर क्या होगा, पदार्थों का आवागमन। अब बात करते हैं कि ये होता किसमें। तो सामान्य जो अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, कोशिका झिल्ली जो अपन पढ़ी है, वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है अर्धपारगम्यता का। लेकिन अर्धपारगम्यता भी 2 प्रकार की होती है, एक तो चयनात्मक रूप से और एक आपकी किसमें होती है, विभेदनात्मक रूप से। यानी एक तो क्या करेगी, डिफरेंस करने का काम करेगी, और एक क्या करेगी, सिलेक्ट करने का काम करती है। तो चयनात्मक वाले में क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही जो दिशा है उसकी तरफ, अगर इस दिशा में अगर कोशिका से बाहर जा रहा है तो बाहर की तरफ, अगर झिल्ली के अंदर आ रहा है तो अंदर की तरफ, एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं। लेकिन विभेदनात्मक जो होती है वो पदार्थ के जो आकार है, पदार्थ का जो आकार है कणों का, उसके आधार पर चयन करती है, छोटा है बड़ा है, किसके आधार पर उसको अंदर आने देगी नहीं आने देगी, उसके आधार पर यहाँ पर चयन होता है। तो ये होती हैं झिल्लियों के प्रकार जो उनकी पारगम्यता के आधार पे है। अब आता है कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य तो होता है कि चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है, जिसके कारण जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने अंदर नहीं लेगी। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, कोशिका का जैविक आवरण, जो उसका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाने का काम करती है। सही बात है भाई। पदार्थों का परिवहन कर देती है, पदार्थों का परिवहन चलेगा। इसके अंदर 2 प्रकार का होता है, एक तो सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। सक्रिय के अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलेंगे, है ना। तो जिसका मतलब क्या होता है, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय में क्या होगा, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होगा और ऊर्जा की उसके लिए आवश्यकता होगी। लेकिन निष्क्रिय प्रकार में क्या होगा, अगर सांद्रता ज्यादा है तो कम की तरफ जाना है, तो विसरण या प्रासरण की अभिक्रिया द्वारा क्या होगा, वो अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर है, वो कणों का क्या होगा, गमन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बारी आती है कि और क्या काम करती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के रूप में काम करती है। एंडोसाइटोसिस का क्या होता है कि अंतर्ग्रहण, यानी कोई भी अगर आप अंदर लेते हैं कोशिका के अंदर, भोजन का अंतर्ग्रहण बोल सकते हो। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जो भोजन है, जो अंतर्ग्रहण के बाद में क्या उत्सर्जन, जिसको अपन बोलते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को निकालना और भोजन का अंतर्ग्रहण करना। इसके लिए क्या आवश्यक होगी, आपकी कोशिका झिल्ली आवश्यक होती है। अब अंतर्ग्रहण 2 चीजों का करते हैं, एक तो लिक्विड के रूप में लेते हैं और एक ठोस के रूप में लेते हैं। लिक्विड के रूप में अगर लेंगे उसको आप ड्रिंकिंग के रूप में, आप उसको पीने के रूप में काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अगर आपको बोल दिया जाए कि तरल पदार्थों का अगर अंदर ग्रहण करना तो उसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। और ठोस पदार्थों को करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फैगोसाइटोसिस के रूप में क्या है ये काम आएगी आपकी। तो ये आपकी क्या होंगी, कोशिका झिल्ली की क्या होते हैं इसके अंदर कार्य। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर आपका केंद्र। आज की क्लास में अपन यहां तक ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई कमेंट है जिस वीडियो को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, वो कृपया करके जरूर बताएं, और इसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो वो आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।